आज हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, लैक ओपेरॉन की स्टडी कर लेंगे और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, तब इसका रेगुलेशन समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको क्लियर है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है। प्रोटीन का निर्माण जो है वो एमिनो एसिड से होता है। और एमिनो एसिड कहाँ से बनते हैं, तो एमआरएनए के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं, यानी एमआरएनए के ऊपर जो कोड्स होते हैं, ये एमआरएनए है, और इस एमआरएनए के ऊपर जो कोड लगे होते हैं उसी से इस एमिनो एसिड का निर्माण होता है और इसी एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से हमें ये समझ आया कि एमआरएनए जो होते हैं उस एमआरएनए से एमिनो एसिड बनता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है और इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है। लेकिन इस फिनोमिनॉन को तो हम लोग बोल देते हैं जीन एक्सप्रेशन, यानी इस पूरे फिनोमिनॉन को नाम देंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जीन है उसने अपना काम दिखा दिया, यानी उसने अपना प्रोटीन बना दिया। तो अगर एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जीन अपना प्रोटीन फॉर्म कर दे रहा है तो इसी फिनोमिनॉन को हम लोग जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जब तक हमारे बॉडी में किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तभी ये फिनोमिनॉन होता है, यानी एमआरएनए के ऊपर जीन्स एक्टिव होते हैं और वो प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन यदि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर ये एमआरएनए पे ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो जीन्स हैं वो इस प्रोटीन को नहीं बना पाते हैं। इसी चीज़ की हम स्टडी करेंगे कि ये जो जीन एक्सप्रेशन का फिनोमिनॉन है ये रेगुलेट कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एमआरएनए प्रेजेंट है उस पर जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर ऐसा होता कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जीन ऑलवेज एक्टिव रहते तो पर्टिकुलर प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता, जिससे बॉडी में अगर कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा होती है तो वो जहर का काम करने लग जाती है। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा बनने लग जाएगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करता। लेकिन नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एमआरएनए पे प्रेजेंट जो जीन होते हैं उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे कि इस एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जीन है वो उसका एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें, जैसे कोई अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जीनोम होता है वो उतना बड़ा नहीं होता जितना यूकैरियोटिक सेल का होता है, यानी इनका जीनोम जो है वो स्मॉलर होता है। जनरली इनके अंदर जो जीन की संख्या होती है वो 4000 होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल 4000 जीन्स हैं। वहीं पर अगर यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करें, कोई अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर लगभग 1,00,000 जीन प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, यानी 1,00,000 जीन प्रेजेंट हैं। तो अब ये ऐसा नहीं है कि इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम के ऊपर अगर 1,00,000 जीन लगे हैं तो ये सारे जीन ऑलवेज एक्टिव हों, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब उन जीन का काम होता है, यानी जब वो प्रोटीन बनाना होता है तभी वो जीन एक्टिव होते हैं, यानी उनका स्विच ऑन होता है तब वो एक्टिव होंगे और प्रोटीन को बनाएंगे। और अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जीन का स्विच ऑफ होता है और प्रोटीन नहीं बनती है। ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर 1,00,000 जीन प्रेजेंट है किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर तो वो 1,00,000 जीन टोटल एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी उसको फिर पहले वो इनएक्टिव वे में रहते हैं और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक्टिव होते हैं। तो उसी पूरे फिनोमिनॉन को समझते हैं कि कैसे जीन एक्टिव होंगे और कैसे इनएक्टिव होंगे। ठीक है। यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है उसी चीज़ की स्टडी हम करेंगे। तो आप फील कर चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा इतने से कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट की क्या नीड है। यानी इससे हमने आपको यही एक्सप्लेन किया कि कैसे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है वो ऑपरेट होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आपने ये समझ लिया कि हमें ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को क्यों कराना है।
ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका किचन रूम है और इस किचन रूम में बहुत सारा राशन पड़ा हुआ है, मतलब इसमें इस किचन रूम में आपके पास 1 महीने का यानी 1 मंथ का आपके पास राशन पड़ा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 महीने का राशन जो है, चूँकि 1 महीने का राशन पड़ा है तो आप सारा राशन खर्च कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप एक दिन के लिए जो आपको खाना बनाना है उसके लिए जो राशन लगेगा वो आप यूटिलाइज करेंगे, बाकी आप उसको फेंकेंगे नहीं, अपने पास रखेंगे, उसको बर्बाद नहीं करेंगे। सेम वैसे ही हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, हम सभी के क्रोमोसोम के ऊपर 1 लाख जीन लगे होते हैं, लेकिन वो सारे 1 लाख जीन हमेशा उनको यूज़ हमारी बॉडी नहीं करती है, बल्कि उनको रखे वो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहते हैं, और जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी वो 1 लाख जीन में से कुछ जीन जिनसे प्रोटीन बनाना होता है वही एक्टिव किया जाता है और वही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो कौन इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन को रेगुलेट कौन करता है और कैसे रेगुलेट होता है, इसी चीज़ की स्टडी हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो यहाँ पे पहले मीनिंग देख लीजिए कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन क्या होता है। तो व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसका डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि द कंट्रोल ऑन जीन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन। यानी अगर कोई जीन एमआरएनए पे प्रेजेंट जो जीन्स होते हैं, वो जीन अपने एक्सप्रेशन को, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और अगर इनके एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैसे इनको रेगुलेट किया जाए। यानी एमआरएनए में प्रेजेंट जीन्स के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के फिनोमिनॉन को ही हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसके बाद आगे है कि इसके हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, फिर हम लोग यूकैरियोट में देखेंगे। प्रोकैरियोट में जनरली इसमें पढ़ना आसान है। प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है उसकी मैकेनिज्म समझना आसान है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट, बिकॉज यूकैरियोट का जीनोम बहुत वास्ट है और उस जीनोम को अभी तक बहुत सारी स्टडीज़ के ऊपर हो रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये समझिएगा। ओपेरॉन वर्ड का क्या मतलब है ये देखते हैं। तो ओपेरॉन मीन्स सेट ऑब्लिक ग्रुप ऑब्लिक क्लस्टर ऑफ जीन, यानी ये एक एमआरएनए है। तो एमआरएनए के ऊपर जो जीन का सेट लगा होता है, यानी एमआरएनए के ऊपर जो जीन का जो ग्रुप होता है, इसी को हम लोग ओपेरॉन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ लेते हैं कि ओपेरॉन किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओपेरॉन मीन्स एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जीन का सेट होता है उसको कहते हैं। तो व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज सिंपली द सेट ऑब्लिक क्लस्टर ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद है कि ओपेरॉन को दिया किसने था। ओपेरॉन टर्म जो है वो जैकब और मोनार्ड ने दिया था 1961 में। अब ये ओपेरॉन के बारे में आपको जब भी हम ओपेरॉन टर्म ले, आपके दिमाग में सीधा यही आना चाहिए कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जीन के सेट होते हैं। तो अब आपको देखना है कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है उस पर जो जीन का सेट होता है, यानी ओपेरॉन जो होता है, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है कंट्रोलर जीन और सेकंड होता है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन यानी इस एमआरएनए के ऊपर जितना जीन लगा होता है उन सभी जीन में से कुछ जीन जो होंगे वो कंट्रोलर होंगे और कुछ जीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं। तो वही हम लोग देखते हैं कि कौन से कंट्रोलर है और कौन से स्ट्रक्चरल। तो कंट्रोलर जीन करेगा क्या? कंट्रोलर जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं ये क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं यही एक्टिव जीन होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर किसी प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट है तो उस प्रोटीन के लिए कौन सा एमिनो एसिड लगेगा, उस एमिनो एसिड को ये कोड करते हैं। और कंट्रोलर जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है, यानी ये कंट्रोलर जीन इसको गवर्न करता है कि कब इनको प्रोटीन बनाना है और कब नहीं बनाना है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तभी स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन बनाएगा, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा। इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट जो है वो कंट्रोलर जीन करता है। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि कंट्रोलर जीन खुद कितने प्रकार का होता है। तो कंट्रोलर जीन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इनहिबिटर जीन, सेकंड इज प्रमोटर जीन एंड लास्ट वन इज ऑपरेटर जीन।
तो इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। तो इनहिबिटर जीन क्या करता है, इनहिबिटर जीन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इनहिबिटर जीन के पास इनहिबिट करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी स्ट्रक्चरल जीन को एक तरीके से ये रेगुलेट करेगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल जीन को किसी, अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनहिबिटर जीन जो होता है ये रिप्रेशर प्रोटीन बना देगा, और रिप्रेशर प्रोटीन बनने से क्या होगा कि स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ये प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा, यानी स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है इनहिबिटर जीन। और नेक्स्ट है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या करता है, तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और प्रोमोटर जीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन को प्रोटीन बनाने के लिए प्रमोट करता है। और प्रमोटर जीन से ही आपको ये लर्न कर लेना है कि प्रमोटर जीन से ही आरएनए पॉलीमरेज जो है ये एक एंजाइम है जो आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर जीन से ही अटैच होता है, मींस आरएनए पॉलीमरेज अपनी यात्रा प्रमोटर जीन से ही स्टार्ट करता है। और लास्ट है ऑपरेटर जीन, जो इस पूरे फिनोमिनॉन को ऑपरेट करता है, ठीक है। और रिप्रेशर जीन जो होता है, जो रिप्रेशर प्रोटीन जो कि इनहिबिटर जीन से बनता है, वो रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करेगा। अब इस पूरे फिनोमिनॉन को हम लोग समझते हैं आगे कि ये जीन कहाँ इन्वॉल्व होंगे और क्या काम करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लैक ऑपेरॉन क्या होता है। तो लैक ऑपेरॉन को हम लोग इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। द ओपेरॉन मॉडल फॉर लैक्टोज कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड लैक ओपेरॉन। यहाँ पर इस लैक वर्ड का मतलब लैक्टोज है, और लैक्टोज आप जानते ही होंगे, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, यानी लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो इस लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है एक तरीके से कि किसी चीज़ को तोड़ना। तो अगर लैक्टोज को इसमें देखते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है अगर वो लैक्टोज को ऑब्टेन कर लेता है, उसको लैक्टोज मिलता है, तो वो लैक्टोज उसके बॉडी के अंदर कैसे टूटता है। इसी के मेटाबॉलिज्म से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, किसी भी एमआरएनए के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं वो कैसे उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि द ओपेरॉन मॉडल फॉर लैक्टोज कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड लैक ओपेरॉन, यानी लैक्टोज के तोड़ने की स्थिति जो होती है, लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के मॉडल को हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग लैक ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो जैकब और मोनॉड हैं, जिन्होंने एस्ट्रिकिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म का स्टडी किया था। मतलब लैक ओपेरॉन को सबसे पहली बार किसने दिया था, तो लैक ओपेरॉन को फर्स्ट टाइम जैकब और मोनॉड ने दिया था। अब इसके बाद हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होता है।